न्यूज 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रजत सम्मेलन की, विजन 2025, कल, आज और कल की। और इस पूरे हमारे सेशन को शुरू करने के लिए बहुत खुशनसीबी के साथ मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। एक सौम्य चेहरा, मिलनसार शख्सियत, संवेदनशील राजनेता और बहुत ही कर्मठ और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रशासक के तौर पर अरुण साहू जी ने बहुत लंबे वक्त से अपनी पहचान छत्तीसगढ़ में बना रखी है। इस वक्त वो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में छत्तीसगढ़ के विकास की इबारत लिख रहे हैं। आज न्यूज 24 के जरिए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ख्वाब देख करके इस बार वो सरकार बना चुके हैं, करीब 2 साल बाद उन्हें अपने ख्वाब कितने साकार नजर आते हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे तमाम मेहमानों का जो इस सेशन में, ओपनिंग सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिना वक्त जाया किए बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। अभिलाष जी, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। मैं बधाई देता हूं न्यूज 24, लल्लूराम.com की पूरी टीम को, जिसने इतना बड़ा ये कार्यक्रम आयोजित किया है। कल, आज और कल रजत सम्मेलन, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। और अभिलाष जी, मैं आपको ये कहूंगा कि आप सपने कब देखने की स्थिति में आते हैं। आज यदि हम सपना देख रहे हैं कि 2047 का छत्तीसगढ़ हमारा कैसा होगा, विकसित छत्तीसगढ़ की यदि हम कल्पना कर रहे हैं और आज समीक्षा कर रहे हैं कि कल, आज और कल, तो ये स्वप्न देखने का, इस बारे में विचार करने का कोई स्वप्न दृष्टा है जिसका श्रेय किसी को जाता है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने 1 नवंबर 2000 को हमें अलग छत्तीसगढ़ राज्य दिया। जी। सपने कब देख पाते हैं आप? जब आप स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तब आप भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं और सपने देखते हैं कि कल ये होगा। कोई बीमार व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति सपने नहीं देखा करते। और इसलिए मैं तो आज आपके सभी दर्शकों को राम राम जय जोहार, आपकी पूरी टीम को राम राम जय जोहार। कल, आज और कल, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम छत्तीसगढ़ की जो दशा और दिशा है उसकी चर्चा करें। कल के बारे में हम बात करेंगे तो मैं तो रिमोट गांव से पढ़कर चलकर आया हूं। क्या हालात थे हमारे गांवों के। बरसात में 4 महीने पूरी तरह से टापू, कोई बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए तो कोई तरकीब नहीं, कोई रास्ता नहीं, व्यक्ति की हालत वही खराब होती थी। कोई सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, ऐसी स्थिति थी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने से पहले केवल 18% घरों में बिजली का कनेक्शन था और बिजली उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। और शिक्षा की दर, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सड़कें, कुछ भी नहीं था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में जो लोगों ने कहा कि ये अमीर धरती के गरीब लोग, गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, और वो स्वप्न दृष्टा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कितनी सहजता से अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। अन्य जो राज्य बने हैं, कितना संघर्ष करना पड़ा था अलग राज्य के लिए उन्हें, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों के दर्द को समझा किसी ने
तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतना सहजता से जी। अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। जी। और आज हम इसी कारण कल, आज और कल के ये कार्यक्रम कर रहे हैं और अपना रजत जयंती सम्मेलन मना रहे हैं। हमारे लिए कितना गौरव का विषय है जी। कि हमारा ये छत्तीसगढ़ आज 25 साल का होने जा रहा है। युवा छत्तीसगढ़, आज जो सामर्थ्य छत्तीसगढ़ का हुआ है, देश के अग्रणी राज्य बनने का सामर्थ्य आज छत्तीसगढ़ का खड़ा हुआ है। जी। कल के बारे में और हम सोचे तो केवल 36,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हुआ करती थी। केवल 4 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आज 1 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें, 1,60,000 किलोमीटर NHAI की सड़कें हैं, नेशनल हाईवे है, और आज 26 विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। अनेक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, IIM है, IIT है, IIIT है, एम्स जैसे संस्थान यहां पर आए हैं। जी। आज छत्तीसगढ़ जिस तेज गति से आगे बढ़ा है, इसका कोई श्रेय किसी को जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है कि आज हम सपना देखने के काबिल हुए। ठीक है कि हम अपने छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे, जी। देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ वैसा राज्य नहीं रहा है। हम पौराणिक काल से, ऐतिहासिक काल से छत्तीसगढ़ के बारे में जब जानकारी इकट्ठा करें, हर काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, ये उनकी कर्मस्थली, ये जन्मस्थली रही है। और कितनी क्षमता है कि बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े जंगल, दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल छत्तीसगढ़ में है। बड़ी बड़ी नदियां हैं, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार है। और सबसे बड़ी जो छत्तीसगढ़ की ताकत है, यहाँ के सीधे, भोले भाले, ईमानदार और मेहनती लोग। और इसलिए आज जो हम सपना देख रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा जी। और देश का अग्रणी राज्य बनने की ताकत और क्षमता रखता है, तो निश्चित रूप से ये अटल जी ने हमको जो अलग छत्तीसगढ़ राज्य दिया और उसके बाद की सरकारों ने जो काम किया, उसके कारण ये आज स्थिति बनी है। ठीक है, हम देख रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी कि प्रगति का उत्सव मना रहे हैं, सृजन का उत्सव मना रहे हैं और प्रगति का संकल्प भी आप लोग ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन चूंकि आप उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आपकी हैं, और छत्तीसगढ़ चूंकि सबसे नया नवेला राज्य है, तो जाहिर सी बात है विकास की असीम संभावनाएं यहां पर हैं, बहुत हद तक हमने पूरी कर ली हैं। आपने नारा दिया था चुनाव से पहले, हमने बनाया है हम ही सवारेंगे। संत लोग सामने बैठे हैं, युवा बच्चे सब सामने बैठे हैं। 2 साल हो गए, 40% वक्त हमारा निकल गया। क्या वो मास्टर प्लान जो आप लेकर चले थे, आपको लगता है 40% अचीव कर लिया है आपने? देखिए, आज छत्तीसगढ़ की सबसे पहले तो हमने 2023 में सरकार बनने के बाद दिशा बदली। क्या हालात हो रखा था छत्तीसगढ़ का, क्या प्रशासनिक स्थिति थी, कानून व्यवस्था के क्या हालात थे, कैसे विकास के काम पूरी तरह से अवरुद्ध थे। आज आपको चारों तरफ विकास के काम, गांव हो या शहर, आपको चारों तरफ विकास होता हुआ दिखेगा। लोगों में घोर निराशा का वातावरण आ गया था कि क्या होगा छत्तीसगढ़ का, अपराधियों के कैसे बोलबाला हुआ था, कैसे रोज आए दिन घोटाले और भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। आज वो बदला है। आज किसान खुशहाल हो रहा है। देश में सर्वाधिक धान की कीमत छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रही है। माताएं बहनें आत्मनिर्भर और सशक्त बने और आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश के विकास में योगदान करें। हमने महतारी वंदन योजना चलाई और आज शिक्षा के क्षेत्र में हो, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान से लेकर नए महाविद्यालय, शिक्षकों की नई भर्ती, युक्तकरण करके शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम, हर क्षेत्र में हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं। और सड़कों के क्या हालात थे, आज
देखिए आप, सड़कों के निर्माण की, मरम्मत की पूरी तैयारी हमने कर रखी है। बरसात इस बार बहुत लंबे समय तक हुई है। बरसात जहां जहां पर समाप्त हो रही है, सड़कों के मरम्मत के काम, निर्माण के काम ये लगातार हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना और सड़कों के हालात ठीक करना, और चौथी बड़ी बात जो है कि यहां पर हमारे निवेश आए, उद्योग लगे, यहीं पर उद्योग लगे और यहाँ के लोग उसमें काम करें, और यहाँ के जो रॉ मटेरियल है, खनिज संसाधन है, उसके माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए नई औद्योगिक नीति लेकर हम आए हैं और उसके कारण से पूरे देश भर में हमारी नई औद्योगिक नीति की चर्चा हुई है और लगातार निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं, और न केवल प्रस्ताव मिल रहे हैं, उन पर तेज गति से काम हो रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी चुनौती जो छत्तीसगढ़ के सामने थी, नक्सलवाद की, आज पूरे देश में हमारे नक्सल अभियान को लेकर चर्चा है। कैसे नक्सलियों के खिलाफ हमने अभियान चलाया है, और किसी राज्य के विकास के लिए कानून व्यवस्था का राज होना आवश्यक है, वहां पर शांति आवश्यक है, और इसलिए नक्सलवाद के खिलाफ भी पूरी मजबूती से हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिन संकल्पों को लेकर हम जनता के बीच गए और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, एक एक वादे पर संकल्प के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, और जो कहा है वो करेंगे, और जो हमने कहा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो उसको संवारने का काम भी हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे अब आपके विभाग की बात करता हूँ। सड़कों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है छत्तीसगढ़ के विकास में, चूंकि छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा विकसित नहीं रहा, इसलिए बहुत सारा काम होना बाकी है। एक बड़ा लॉजिक दिया जाता है कि बारिश हो रही है तो बारिश के बाद हम सड़कें ठीक करेंगे। अरुण साहू जी, हमको ये लगता है कि बारिश में ही अच्छी सड़कों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और सरकारें चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो, उनके पास ये रीजन होता है, भाई बारिश बेमौसम तो आती नहीं है, सबको पता है। 1.5 साल का आपके पास टाइम था, सड़कों को इस बारिश से पहले दुरुस्त कर देते। हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे छत्तीसगढ़ की सड़कों को लेकर के बहुत मीम्स बन रहे हैं, ट्रेंड हो रही है छत्तीसगढ़ की सड़कें, और जब भी अधिकारियों से बात करो वो कहते हैं बारिश के बात करेंगे। क्या बारिश में लोग काम नहीं करते? क्या किसान खेती नहीं करता? क्या ट्रक सामान नहीं ढोते? क्या स्टूडेंट स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते? बारिश में सड़कें नहीं बन पाई, इसके पीछे का लॉजिक नहीं है हमारे पास। अभिलाष जी, आपको जब इतनी जानकारी आपको है तो ये भी जानकारी होगी कि पिछली सरकार ने सड़कों के लिए कोई काम नहीं किया था, और जो समय मिला, निर्माण के काम में समय लगता है, विशेषकर सड़कों के निर्माण में, उसकी प्रक्रिया और समयबद्ध तरीके से उसमें काम होता है। 1 महीने 2 महीने में ये सड़कों के निर्माण का काम संभव नहीं होता है। टेंडर की प्रक्रिया, बाकी की सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। पिछले 5 सालों में सड़कों को लेकर कोई काम नहीं हुआ, और हमारी सरकार बनने के बाद हमने तेज गति से सड़कों के मरम्मत और सुधार का काम प्रारंभ किया, नई सड़कें भी बनाई, पर इतने बड़े पैमाने पर 5 साल में जो काम नहीं हुआ वो 1 साल में संभव नहीं हो सकता है। पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको कहता हूं कि आज आप जैसे ही बरसात पूरी तरह से बंद हो, आप छत्तीसगढ़ के जिस जिले में जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, आपको चारों तरफ सड़कों का मरम्मत निर्माण होता हुआ दिखेगा। 700 से अधिक टेंडर हमने कर रखे हैं सड़कों के मरम्मत के लिए। जिलों से जितने के प्रस्ताव आए, 250 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए हमने स्वीकृत कर दिए हैं, उसके टेंडर हो गए हैं और उसकी प्रारंभिक तैयारियां हो गई है। जैसे ही बरसात बंद होगा, अभी बरसात दीपावली के समय से भी अनेक स्थानों पर मरम्मत के काम हमने प्रारंभ कर दिए हैं, और सड़कों के निर्माण का काम भी बहुत तेज गति से होगा, और जो कहा है वो कर दिखाएंगे, और छत्तीसगढ़ के सड़कों को बहुत मजबूत और अच्छी सड़कें बनाकर आपको दिखाएंगे। ये कहा जा रहा है अरुण साहू जी कि सड़कों का निर्माण करने की मंशा सरकार की भी है, आम लोग भी चाहते हैं, और बहुत सारे काम आप कर पा रहे हैं। एक जगह पर
जाकर के अब उसके लिए आप पूर्ववर्ती सरकार को दोषी ठहराएं या सिस्टम को, वहां पर जाकर के शायद चीजें रुक रही हैं, जो मेरी जानकारी हो सकता है गलत हो, दुरुस्त कीजिएगा। टेंडर प्रक्रिया जो है वो अभी तक पारदर्शी नहीं हो पाई। मुझे पता चला कि कई बहुत बड़ी बड़ी सड़कों के टेंडर हुए, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते, या तो वो बीच में अटक जाते हैं या रद्द हो जाते हैं, फिर दोबारा प्रक्रिया हो रही है। तो सड़कें तो ठीक है, हम सिस्टम वहां तो ठीक कर लेंगे, जो हमारे सिस्टम के अंदर एक जो सिस्टम बना हुआ इको सिस्टम, इसे कब ठीक करेंगे आप? आपने सही कहा कि टेंडर की प्रक्रिया और जो कागजी कार्यवाही है उसमें लंबा समय लगता है। आपको उदाहरण बताऊं कि कोई हमने काम के लिए टेंडर दिया और 2 ठेकेदारों ने सेम रेट भरा और दोनों L1 है। पहले हमारे पास ये मैकेनिज्म नहीं था, सिवाय इसके कि वो टेंडर हम निरस्त कर दें, फिर से टेंडर करें। तो अभी हमने तुरंत निर्णय लिया और आदेश किया कि अब यदि 2 L1 हो गए बीडर, तो जिसकी बीड कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा बड़ा ठेकेदार होगा, उसको हम वो ठेका अलॉट कर देंगे ताकि हमको दोबारा टेंडर करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे जहां जहां पर समय बच सकता है उसको करने के लिए हमने लगातार काम किया है और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। मेरे स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो रही है, ENC लेवल पर भी, सेक्रेटरी लेवल पर भी, कि समयबद्ध तरीके से काम हो। आज मैं इस बात को पूरी तरह से सहमत हूं कि आज सड़कों के लिए तेज गति से काम करने की जरूरत है और उसको ध्यान में रखकर न केवल मेरा विभाग, मैं स्वयं भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में थोड़े ही दिनों में इसका परिणाम आपको दिखेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है, लोगों के स्वास्थ्य की, पानी की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी आपका विभाग लेता है। बस्तर और खासतौर से अंदरूनी क्षेत्र, हमारे संवाददाता चूंकि बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में जाते हैं, आशुतोष हमारे एक संवाददाता भी हाल ही में एक स्पेशल स्टोरी करके लाए और हम देख रहे थे कि उस क्षेत्र में पानी के लिए लोग आज भी तरस रहे हैं। देख के बहुत दुख भी होता है, और चूंकि वहां पर नक्सलवाद की चुनौतियां थी जिसे आपने काफी हद तक पार किया है। बस मैं यह जानना चाहता हूं कि वो सपने हमारे कब पूरे होंगे जब एक एक घर तक नल से जल, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ख्वाब है, आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कागजों में बहुत सफल दिख रहा है, उसे हम जब जाएं किसी गांव में, हमारा कोई संवाददाता, और वो हमें बताए कि नहीं साहब यहां तो सारी जगह पानी आ गया, और वो खबर हम दिखाएं, ऐसी तस्वीरें कब दिखा रहे हैं आप? अभिलाष जी, यही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कल्पना देखिए। 70-72 साल किसी ने कल्पना नहीं की कि आम व्यक्ति, वनांचल में रहने वाला व्यक्ति, दूरस्थ गांव में रहने वाला व्यक्ति तालाब का, नदी का, पोखर का पानी पी रहा है। पर उन लोगों के दर्द को समझा तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा और हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान अपने जुम्मे लिया। छत्तीसगढ़ में भी वो योजना प्रारंभ हुई, पर हम सब छत्तीसगढ़ वासी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की क्या दुर्दशा की गई। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार जल जीवन मिशन के काम को कैसे गति प्रदान करें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस महत्वाकांक्षी योजना को नीचे तक लेकर जाएं। और आज मैं बताते हुए मुझे संतोष है कि लगभग 5000 गांव में हम हरेक घर तक शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में इस योजना को केंद्र सरकार ने 2028 तक बढ़ाया है और 2028 तक निश्चित रूप से हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि खेल की अगर बात करूं, युवाओं की अगर बात करूं, उनके कल्याण की बात करता हूं, एक बहुत बड़ी शिकायत है जो दिल्ली तक पहुंचती है मुझे, और चूंकि आप हमें न्यूज 24 को इतना स्नेह देते हैं, वो अधिकार देते हैं कि हम खुलकर के जनता का फीडबैक आप तक पहुंचाएं, वो ये है कि कई साल से खेल अलंकरण के लिए हमारे खिलाड़ी तरस रहे हैं। अब बताइए सर, अगर मैंने 2015-16 में कोई खिताब जीता प्रदेश के लिए और मैं 24 तक वेट कर रहा हूं कि मुझे सम्मान दे दो भाई, और आपकी सरकार जो है वो संवेदनशील सरकारों में गिनी जाती है, खेल खिलाड़ी बहुत अपने आप को असहज पा रहे हैं, कब उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है? बहुत जल्दी पूरी होगी। सारे निर्णय हो चुके हैं और बहुत जल्दी उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा होगी।
हमारी सरकार बनने के बाद पिछली सरकार ने जो बंद किया था खेल अलंकरण, वो प्रारंभ किया। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना हमारी सरकार लेकर आई और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा भी बहुत जल्दी करेंगे और खिलाड़ियों की जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में खेल की असीम संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को ध्यान में रखकर हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और योजना बनाकर इसके लिए काम करेंगे। बस्तर के युवाओं के लिए खास सौगात अब से कुछ दिनों पहले दी। वो सारा कार्यक्रम जब हम देख रहे थे तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। बस्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक के लिए आपने कहा है और करीब 4 लाख खिलाड़ी उसमें शामिल होने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी एक संख्या होती है। क्या विजन है उसको लेकर के और उसे कहां तक लेकर जाएंगे आप? बस्तर ओलंपिक का आयोजन 2024 में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया और तब 1,65,000 युवाओं का पंजीयन हुआ और बहुत सफलतापूर्वक वो आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में बहुत विस्तार से बस्तर ओलंपिक की चर्चा की। 2025 में भी हम बस्तर ओलंपिक कर रहे हैं और आपने सही कहा कि लगभग 4 लाख लोगों का पंजीयन हुआ है और आपके कार्यक्रम के बाद मैं कांकेर ही जा रहा हूं बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ करने। और बस्तर ओलंपिक का आयोजन बस्तर के युवाओं की छुपी हुई प्रतिभा को मंच देने का काम है। बस्तर में खुशहाली और तरक्की को आगे बढ़ाने का काम है। बस्तर की कला, संस्कृति और क्षमता को दुनिया के सामने लेकर आने का ये उपक्रम है और इसलिए बस्तर ओलंपिक की जो लोकप्रियता है, 11 अलग अलग प्रकार के खेलों का आयोजन बस्तर ओलंपिक में हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बस्तर ओलंपिक के आयोजन से 4 लाख युवा बस्तर के, मतलब इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का मुख्य धारा में आना, खेल के लिए आना, मैदान में आना, ये बदलते हुए बस्तर का परिदृश्य बताता है और निश्चित रूप से बस्तर हमारा बदलेगा। बस्तर में खुशहाली और तरक्की आएगी। चलिए अब मूड थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा सा सियासी हो जाते हैं और विपक्ष की बात कर लेते हैं। बहुत स्नेह करते हैं विपक्षी आपसे और विपक्ष के तमाम नेता बोलते हैं कि भाषण कर देते हैं, बीजेपी के नेता वादे करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते। बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं और हर नेता ये आरोप लगाता है। क्या कहेंगे आप? अब ऐसा आरोप लगाने पर हम जैसे बोलते हैं ना कि दूसरे की तरफ एक उंगली दिखाओगे तो आपकी तरफ। 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कैसे आपने ठगा, कैसे लूटा। हमारी बात करेंगे हम मोदी की गारंटी देकर। छत्तीसगढ़ में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया मोदी की गारंटी पर भरोसा करके। जो कहा एक एक अक्षर सह पूरा करने का काम किया। हमने वादा किया था कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पिछली सरकार ने रोका है। हमारी जब सरकार बनेगी मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे। 13 दिसंबर हम लोगों ने शपथ ली, 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी और आज कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आज छत्तीसगढ़ के जिस गांव में जाएंगे आप, हर गांव में आपको प्रधानमंत्री आवास बनता हुआ दिखेगा। वो 18 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं। हमने वादा किया था कि 2 साल का पुराना बोनस किसानों का देंगे। उनने भी वादा किया था, 5 साल नहीं दिया। जो वो 5 साल नहीं दिए, हमने कितने दिन में दिया? 12 दिन में। 13 दिसंबर को हम शपथ लिए और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को 13 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपया डालने का काम किया। हमने माताओं और बहनों से वादा किया था कि हम 1,000 रुपया महीना महतारी वंदन देंगे। अब उनने भी वादा किया था 500 रुपया महीना देंगे। 5 साल नहीं दिया। आज हम 20 महीने की सरकार में 20 किस्तें दे चुके हैं। हमने वादा किया था 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे, प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे। आज
अक्षरशः उसका पालन हो रहा है। वादा उनने भी किया था, लेकिन वो 4 किस्त में देते थे, चौथी किस्त में कटौती करके किसानों के जेब में डाका डालते थे। हमारे यहां 1 रुपए की कटौती किसानों के पैसे में नहीं होती। हमने तेंदुपत्ता का बोनस बढ़ाने का वादा किया था, हमने पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का वादा किया था। एक एक वादा पूरा कर रहे हैं, एक एक वादा। अच्छा अरुण साहू जी, जब आप विपक्ष में थे तो जिन चीजों का अपोज करते थे, अब उन्हीं चीजों को सरकार जस्टिफाई करती है कि ये ठीक है। जैसे आपने चूंकि धान खरीदी की बात कही, छत्तीसगढ़ की बात करो और धान किसानों की बात ना करो तो फिर नाइंसाफी होगी। आप लोगों ने कहा हम 3100 देंगे, बड़ी अच्छी बात थी। जो रेट था 3100 आपने दिया। पीएम मोदी जी ने कहा कि भाई मैं अपनी तरफ से धान का बोनस बढ़ा रहा हूं। वो पीएम मोदी जी की जो सौगात थी, गारंटी के तौर पर आने वाली थी, वो सरकार, राज्य सरकार कहती नहीं वो हम रखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी दे रहे हैं। यही काम जब भूपेश बघेल सरकार करती थी तो आप कहते थे मोदी जी किसानों के लिए पैसा भेजते हैं, ये अपनी जेब में डाल लेते हैं, और अब वही चीज आप जस्टिफाई करते हैं। तो किसान परेशान है। हम लोग उस वक्त भी किसानों की आवाज उठाते थे, तब आप हमारे साथ होते थे। अब जब हम किसानों की आवाज उठाते हैं तो कांग्रेस हमारे साथ होती है। देखिए, कांग्रेस की सरकार में क्या होता था, चौथे किस्त में कटौती होती थी, किसान का पैसा पिछली सरकार खाती थी। हमने 2100 रुपए क्विंटल देने का वादा किया है, एक एक पैसा दे रहे हैं, एक नए पैसे की कटौती उसमें नहीं कर रहे हैं। तो वो किसानों का पैसा खाते थे। हम किसानों से जो वादा किए हैं अक्षरशः उसका पालन कर रहे हैं। 3100 पूरा 3100 किसान को दे रहे हैं। एक मुश्त जो कृषक उन्नति योजना की राशि है वो एक मुश्त किसानों के खाते में, और तुरंत धान खरीदी के तुरंत बाद किसानों को उसका भुगतान कर दे रहे हैं। जैसे भूपेश बघेल जी ने किया था कि लास्ट के 2 साल जो ऊपर से पैसा बढ़ा था केंद्र की तरफ से उसको फायदा पहुंचा दिया था, तो किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले चुनाव के आते आते लास्ट के 2 साल आप लोग वो जो केंद्र बढ़ाएगी वो पैसा उनको ट्रांसफर करेंगे। देखिए, भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, और जिस संकल्प के साथ हम सरकार में आए हैं, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए योजना बनाकर छत्तीसगढ़ के भविष्य को, छत्तीसगढ़ के माताओं को, छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के हरेक व्यक्ति के जीवन को सजाने का काम, संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को तोड़ने वाली वो सरकार थी, पीएससी का घोटाला करके आज लगातार सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रही है, बिना विवाद के हो रही है। आज छत्तीसगढ़ के नौजवानों को हम कौशल रूप से उन्नत करके उन्हें स्वरोजगार की दिशा में, रोजगार की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उद्योगों के निवेश में हमने आधार बनाया कि कितना वो इन्वेस्ट करेंगे, इस आधार पर उनको रियायत नहीं, तो कितने नौजवानों को वो रोजगार देंगे, इस आधार पर सरकार की योजनाओं का लाभ उन उद्योगों को देंगे। तो हर एक क्षेत्र में आज आमूलचूल परिवर्तन करके ये छत्तीसगढ़ हमारा 25 साल का हो गया है। ये युवा छत्तीसगढ़ है, आज पूरे उत्साह के साथ तैयार है अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ महतारी का आन बान और शान पूरी दुनिया में गूंजे, इस बात को लेकर, इस प्रतिबद्धता को लेकर कि अटल जी ने जिन सपनों को लेकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ बनाने के लिए आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। ठीक है, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। हम छत्तीसगढ़ मैतारी की वंदना करते हैं। महिलाओं को लेकर के जो नीतियां आपने शुरू की मैतारी वंदन की, उसमें यह कहा गया कि मैतारी वंदन में शुरू में आप लोगों ने बहुत नाम जोड़े और धीरे धीरे नाम काटने शुरू किए। उसका आधार दिया गया कि कोई उस एज लिमिट से बाहर हो गया है या किसी की शादी नहीं हुई थी या कोई टेक्निकल ग्राउंड था। अब आप मुझे बताइए, अगर एज लिमिट बढ़ रही है निकलने वालों की, तो जो इन होने चाहिए वो भी तो होंगे। अभी तक री रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया आपने, 2 साल हो गए हैं, इस बीच में लाखों नाम काट दिए, एक नाम भी नहीं जोड़ा। जब भी मीडिया यह सवाल करता है तो जवाब आता है कि हम जल्दी शुरू करेंगे। जिस दिन काटना शुरू किया था या तो उस दिन जोड़ना शुरू कर देते, या जिस दिन जोड़ना शुरू करेंगे तब से काटना शुरू कर देते। लाखों महिलाओं के नाम कट गए, लाखों ऐसी हैं जो विवाहिता हो गई हैं, लेकिन उन्हें इसलिए अब फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो रहा है। देखिए, किसी जो भी योजना को
आप लागू करते हैं तो कुछ न कुछ नियम और प्रक्रिया बनाना पड़ता है, कुछ न कुछ कट ऑफ डेट तय करने पड़ते हैं। सरकार की योजनाएं ऐसे नहीं बनती है। सरकार की योजनाओं में नियम प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, उसमें कट ऑफ डेट होता है। और हम ये किस मुंह से बात करेंगे कि 5 साल कुछ नहीं दिया, हम लगातार दे रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में माता और बहनों को दे रहे हैं, तो हमारी प्रतिबद्धता माता और बहनों के लिए है, उनकी सशक्तिकरण के लिए है। वो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेता हूं। कुछ अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले पिछले संडे को प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ की एक योजना की बड़ी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा सिस्टम बना रखा है कि आप वेस्ट लेकर आइए और भरपेट खाना खाइए। उन्हें छत्तीसगढ़ का यह नवाचार बहुत पसंद आया। आप चूंकि नगरीय प्रशासन विभाग पूरा संभालते हैं, तो जब केंद्र से इस तरह की आपकी पीठ को थपथपाया जाता है, हमारे राज्य के नवाचारों को प्रेरणा के तौर पर पूरे देश को समर्पित किया जाता है, कैसा लगता है? अभिलाष जी, यही सब वो नवाचार है। छत्तीसगढ़ को पहली बार स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर 7 शहरों को पुरस्कार मिला। जी, बिलासपुर जिले की बिल्हा नगर पंचायत 20,000 से कम की आबादी वाले शहरों में देश में पहले नंबर पर आया। हमारा रायपुर, हमारा बिलासपुर, कुम्हारी, पाटन, विश्रामपुर, ऐसे शहर जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ा। आपको बड़ा एक तथ्य बताऊं कि देश के 100 शहर, 100 स्वच्छ शहर जो 20,000 की कम की आबादी वाले हैं, देश के ऐसे 100 शहरों में 58 अकेले छत्तीसगढ़ के शहरों ने स्थान बनाया। ये कितनी बड़ी बात है। स्वच्छता के क्षेत्र में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जो काम हो रहा है, इसके कारण नए नए प्रकार के प्रयोग, पहले कचरे से सड़क बनाने का देखा हमने, और कचरे से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाने की स्वच्छता के लिए काम हो रहा है। और ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ के किसी काम की सराहना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को के माध्यम से मिले, तो मैं सभी उस काम से जुड़े साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी, अंत में बस एक छोटा सा सवाल जो मीडिया कर्मी पूछना चाहते हैं, हिचकिचाहट में नहीं पूछ पाते, वो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की तरह बोलते हैं कि भाई हमसे तो बहुत सवाल पूछे जाते थे, ये सीएम साहब अरुण साहु जी से आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि वहां सब ठीक है कि नहीं? मैं पूछ ही लेता हूं सर अंत में। बिल्कुल एकजुट होकर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी, पंच से लेकर मुख्यमंत्री के सफर तक पहुंचे हैं। एक गांव से, बगिया नामक गांव से चलकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। जी, ऐसे अनुभवी जो पंच बने, सरपंच बने और फिर विधायक बने, सांसद बने, 4-4 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे और आज मुख्यमंत्री के रूप में हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। जी, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरी सरकार और पार्टी एकजुट होकर, समन्वय बनाकर, जो कहा है, जिस संकल्प को लेकर हम सरकार में आया है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो छत्तीसगढ़ को संवारने का काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी और मेहनत से, हमें इस बात का एहसास है कि अटल जी ने जिस बड़े मंच को ध्यान में रखकर, अटल संकल्प के साथ जो अलग छत्तीसगढ़ राज्य हमको इतना आसानी से दिया, तस्तरी में सजा कर दिया, ठीक सर, उसको सहेजने का काम, उसे संवारने का काम जी हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कर रही है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा आशीर्वाद और सहयोग इस काम में मिल रहा है। जी,
तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने का पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि News24 लल्लूराम.com ने इस उत्सव का आगाज किया है और डिप्टी सीएम माननीय अरुण साव जी हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया आपका News24 को वक्त देने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे कल को बदलने के लिए, आज पे काम करने के लिए और कल के उत्सव की गारंटी देने के लिए जो आप इस मंच पर देकर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साव जी। बहुत धन्यवाद अभिलाष जी और News24 लल्लूराम.com की पूरी टीम को बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये जो मंथन हो रहा है इससे निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। अटल जी के सपने साकार होंगे। आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया।